तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2 का। इसमें आरबीडी का सवाल है और बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक एनुलर डिस्क रखी हुई है और हम उसको हिट करते हैं सेंटर वाली लाइन से एच हाइट पर। हिट करने के बाद अलग अलग ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग हमको चेक करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और लिखी हुई है कि अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट पर हिट करते हैं जिसको ये एचएम बोल रहे हैं, तो डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देती है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि अगर म्यू 0 नहीं है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, यहां फ्रिक्शन है कुछ ना कुछ, ए टेंड्स टू 0, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये जो एनुलर डिस्क है ये कंप्लीट डिस्क बन जाएगी, इस तरह से रफ सरफेस पर रखी हुई है। देन एचएम की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, जो कि b/2 लिखी हुई है इस ऑप्शन में। तो देखिए ये सेंटर वाली लाइन हमने यहां से एचएम हाइट पर हिट करा है, एचएम की वैल्यू पता नहीं है, माना कि मैंने इंपल्सिव फोर्स एफ लगाया है dt टाइम के लिए। इंपल्स देते ही तुरंत इसके सेंटर के पास v वेलोसिटी आ जाती है, ओमेगा इसका मैं v/r मान लूंगा, क्योंकि प्योर रोलिंग मानते हुए चलना है उस हाइट पर हिट करने के करस्पॉन्डिंग। एक काम करते हैं, इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नेट टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt लिखूं, तो mg और नॉर्मल के टॉर्क तो आएंगे नहीं, फ्रिक्शन भी यहीं से पास होगा, उसका टॉर्क भी नहीं आएगा, सिर्फ उस f का टॉर्क आएगा। कितना आएगा? f इंटू ये वाली हाइट b प्लस एचएम इक्वल्स टू dl/dt। तो एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो 3/2 mr² पैरेलल थ्योरम से इंटू ओमेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल 0 था, डिवाइड बाय dt। dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f dt इंपल्स बन जाएगा, जो कि j दिया हुआ है, b प्लस एचएम इक्वल्स टू 3/2 mb² ओमेगा। नेक्स्ट इक्वेशन, प्योर रोलिंग की कंडीशन यहीं पर यूज में ले रहा हूं, इस ओमेगा को कट करके v/r लिख दूंगा, r मतलब b से b कैंसिल आउट कर दूंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट लगाएंगे हम, इस डिस्क पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वैसे तो इस पर उस शॉर्ट ड्यूरेशन में यहां से फ्रिक्शन फोर्स भी लगा होगा, लेकिन वो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि अगर हम इंपल्स किसी एंगल पे देते तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आता, जिसको ग्राउंड का नॉर्मल इंपल्सिव होते हुए उसको बैलेंस करता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड का नॉर्मल नॉन इंपल्सिव है, तो फ्रिक्शन भी नॉन इंपल्सिव होगा, तो उसके इंपल्स को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं इस इंपल्स के कंपैरिजन में। तो वो जो इंपल्स है जे है इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से v की वैल्यू j/m आप यहां पुट कर सकते हैं, ये जो मैंने v/b लिखा था ना, इस v की जगह आप j/m लिख दें, m से m कैंसिल आउट कर दें, j से j कैंसिल आउट कर दें, और आप यहां से सॉल्व करके देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। दिख भी रहा है वो, यहां से एचएम की वैल्यू b/2 आ रही है। सेकंड केस में बोला है उन्होंने, अगर यहां फ्रिक्शन है, म्यू नॉन जीरो है, और इस बार a टेंड्स टू b है। अब आप खुद सोचो, अगर a b के बराबर हो जाएगा तो ये एनुलर डिस्क एक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, सारा मास b रेडियस पर आ चुका है यहां पर। फिर ये पूछ रहे हैं कि एचएम की वैल्यू निकालो, तो आप बिल्कुल सेम रिपीट करें, लेकिन यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mb² प्लस mb² पैरेलल थ्योरम से 2mb² आ जाएगा। जैसे ही 2 का फैक्टर आएगा एक एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ सेम चल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं एचएम की वैल्यू b के बराबर आ जाएगी, तो एचएम जो है b के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन भी सही है। सी में लिखा है फॉर h इक्वल्स टू एचएम, मतलब हम पर्टिकुलर हाइट पर इंपल्स दे रहे हैं जिससे कि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है, तो जो ओमेगा इसको मिलेगा, इनका बोलना है कि वो इनर रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा। देखें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये क्लियर कर देते हैं। हाँ, सी ऑप्शन के लिए आप बहुत इजीली ऐसा देख सकते हैं कि जैसे ही इंपल्स दिया उसके तुरंत बाद मैंने माना कि इसके सेंटर की वेलोसिटी v है, इसको रेड कर लेते हैं, सेंटर की वेलोसिटी v है, और इसका ओमेगा जो होगा वो v/b होगा, रेडियस इसकी b है तो v/r से ऐसा लिख सकते हैं। इस पर इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यहां से आपके पास v आ जाएगा j/m, और आपके पास ओमेगा आ जाएगा v/b से j/m, तो v हो गया और बाय b कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी इनर रेडियस का कोई योगदान नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी सही है। डी में लिखा है अगर म्यू 0 है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और h 0 है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होती, और मैं यहां से 0 हाइट पे इंपल्स देता, मतलब बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के अलोंग मैं इंपल्सिव फोर्स लगाता, तो इनका बोलना है द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, कि व्हील रोल नहीं करेगा और सिर्फ स्लाइड करके आगे बढ़ेगा। तो सही बात भी है, क्योंकि अगर मैं इंपल्सिव फोर्स यहां से पास करते हुए लगाऊंगा तो इस एक्सिस के अबाउट mg भी यहीं से पास हो रहा है,
नॉर्मल भी यहीं से पास हो रहा है और हमारा इंपल्सिव फोर्स भी यहीं से पास हो गया। तो नेट टॉर्क 0 आएगा, मींस अल्फा 0 आएगा। इसका मतलब ओमेगा जो है चेंज नहीं हो पाएगा, पहले भी 0 ओमेगा था, बाद में भी ओमेगा 0 होगा। तो ये जो व्हील है ये रोटेट नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स के कारण मोमेंटम में तो चेंज आना ही है। तो कुछ ना कुछ सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मिलेगी और बिना रोल करे ये सीधा आगे बढ़ेगा। तो चारों ऑप्शन सही है इस ऑप्शन के, इस सवाल के। और मान सकते हैं कि आप ये मॉडरेट क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड और काफी अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं बेसिक नॉलेज तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसके ऑप्शंस को चेक करना। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन से बहुत सारी बातें हमको पता चल रही है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स वाई प्लेन में हो रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं ना साथ साथ, माना कि ये बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ठीक है। किसी भी टाइम पर अगर मैं देखूं, सपोज z बराबर, ये इसको बाद में देखेंगे, पहले यहां से देखते हैं कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या है। वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन यहां से आ जाएगी सर प्लस z की तरफ। तो प्लस z हमारी तरफ है, बाहर की तरफ। तो वेव का प्रोपोगेशन ऐसे बाहर की तरफ हो रहा है, उसको एक डॉट की तरह दिखा देते हैं इधर। ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ना। अब मैं आपसे कह रहा था, ऑप्शंस में इन्होंने शुरू के 2 ऑप्शन से पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करें, जैसे मान लो मैंने सोचा कि यार z बराबर 0 पर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो एक काम करते हैं, इसमें एक बार z को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, 30 तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूं, 2x कैप इधर की तरफ 2 लेंथ वाला, 1y कैप, है ना, इसको ड्रॉ किया है। तो इसका जो नेट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। तो उस किसी भी टाइम पर उस लोकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड माना कि इधर की तरफ है, ठीक है। एक एंगल और देख लें, माना कि ये एंगल थीटा है। हाथों हाथ एक बार tan थीटा नोट कर लेते हैं क्योंकि वो काम आएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा सर, 1/2, है ना। यहां से sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं। अब आप सोचें, ये आप सबने पढ़ा होगा कि E क्रॉस B से वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन आ जाती है। अगर E इधर की तरफ है, वेव का प्रोपोगेशन आपकी तरफ है, बाहर की तरफ, तो E क्रॉस B करूंगा, इसका मतलब B वेक्टर इधर होना चाहिए, इस E के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तब आप चेक भी कर सकते हो E क्रॉस B से वेव का प्रोपोगेशन की डायरेक्शन आ रही है। अभी जो B वेक्टर मैंने ड्रॉ करा है, इसके अगर मुझे कंपोनेंट करने हो तो एक नेगेटिव x की तरफ होगा, एक पॉजिटिव y की तरफ होगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला फिर से थीटा बनेगा, तो इधर कंपोनेंट होगा b cos थीटा और इधर आएगा b sin थीटा। अभी हमने b की वैल्यू या b का जो एम्पलीट्यूड है वो निकाला नहीं, उसको बाद में चेक कर लेंगे। अब b sin थीटा जो है ना, इसकी एक बार वैल्यू sin थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं। tan थीटा अगर हाफ है सर, तो sin थीटा कितना आएगा सर, ये 1 ये 2, हाँ 1/√5, तो /√5, ठीक है। तो b का x कंपोनेंट पहली बात तो नेगेटिव x की तरफ है, इसलिए bx में एक माइनस आना चाहिए। अभी तक तो सही बैठ रहा है। b/√5 अगर करके देखें तो आप जानते हैं कि e/b करने पर लाइट की स्पीड आ जाती है ना। अब अगर मैं यहां से हाँ b की वैल्यू निकालें, E दिया हुआ है अपने पास, और एक चीज और ये भी लिखा हुआ है कि जो भी मीडियम है सर, एक चीज और, मीडियम में जिस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है उसमें लाइट की स्पीड निकालनी पड़ेगी, यस सर, है ना। तो लाइट की स्पीड एक बार निकाल लें पहले, v बराबर ओमेगा बाई k से, हाँ v बराबर ओमेगा बाई k से, है ना। कितना आएगा सर, देखें ओमेगा है 5 × 10⁻14 और साथ में 2 पाई तो चल ही रहा है ना, तो अपॉन k कितना है 10⁻7/3 यस बाय 3। तो यहां से ये आ रहा है 15 × 10⁻7, कुछ ज्यादा रेड हो गया, ये नजर नहीं आ रहा है ढंग से, ये हो गया सर, वो मिक्स हो जाएगा फिर व्हाइट व्हाइट, कोई बात नहीं, चला लेंगे काम अपन तो, है ना। वेव की स्पीड आ गई इस मीडियम में 15 × 10⁻7 और इलेक्ट्रिक मीडियम इज दिस। हाँ, अब ये जो अपन E/B को C कर रहे हैं, ये जो है प्रोपोगेशन जिस मीडियम में उसकी स्पीड आना चाहिए ना, v आएगा। तो यहां से बच्चों आप आराम से देख सकते हो कि b की वैल्यू आ रही है आपके पास E/v, ठीक है ना। अब अपन b यहां से सॉल्व कर लेते हैं। b/√5 जो आ रहा था ना, b sin थीटा की वैल्यू, तो b है E/v और √5 और कर दूंगा, तो E/√5v, ये पूरी वैल्यू इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है। E का अगर आप सिर्फ एम्पलीट्यूड देखें तो वो कितना है 30 और ये √5 आएगा 30√5, तो E की जगह 30√5 रखूंगा तो √5 से √5 कट जाएगा, तो 30/v,
तो V की वैल्यू यहाँ पे निकाली और v की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर 15 इंटू 10⁻7। तो हाँ, तो v की जगह 15 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, वो ऊपर फैक्टर, ये 2 आ जाएगा और वो 10⁻7 आ जाएगा ना। बाकी ये तो आप जानते हैं कि फेज एंगल जो है b का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, bx ये सही होना चाहिए, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखें, बी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻7, यहीं से देख सकते हैं बी कॉस थीटा, तो बी और कॉस थीटा की वैल्यू है 2/√5, तो बी कॉस थीटा 2/√5। अभी देखा था बी को अपन ने लिखा था E/V, बी को लिख देते हैं E/V। अब एम्पलीट्यूड वाला पार्ट देखो, E का एम्पलीट्यूड था 30√5, √5 से √5 कट जाएगा तो यहाँ 30 आ जाएगा। 60/V की वैल्यू थी 15 इंटू 10⁻7, तो 4 आएगा, एक 4, ये नहीं आ रहा 4 इसमें, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया होगा शायद, है ना। तो ए ऑप्शन सही था, है ना, बी ऑप्शन गलत है। वेव इज पोलराइज्ड इन XY प्लेन विद पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये यहां से नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन XY प्लेन में है, वेव का प्रोपगेशन Z डायरेक्शन में। इसका मतलब जो पोलराइजेशन है वो कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब होता है जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। फिर लिखा है पोलराइजेशन एंगल, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से कितने एंगल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये x के साथ एंगल, ये वाला एंगल, तो tan थीटा अपना हाफ आया था, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो नहीं आएगी, है ना, तो सी ऑप्शन गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, आप सब जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का वो C/V होता है। C कितना है, 3 इंटू 10⁸। V आया अपना 15 इंटू 10⁻7, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 1/5 आएगा, है ना, और ये ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा, तो सही लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन है इसके A एंड D। ये देखिए अगेन ये RBD का क्वेश्चन, ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम, मैं वेरिएबल में सॉल्व कर देता हूं। ये जो कॉइन रखा हुआ है इसका मास है 5 ग्राम, मान लेते हैं कि M है। इसकी रेडियस है 4/3 सेंटीमीटर, माना कि इसकी रेडियस कैपिटल R है। इनिशियली इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहां पर वो कॉइन रखा हुआ है। तो कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली, आप Z डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन मान रहे हैं। By applying an impulse of this amount at a distance of 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, डायग्राम बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने इसको उछालने के लिए जनरली क्या करते हैं, ऐसे थंब से इसके ऑफ सेंटर जाकर ऐसे इंपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिससे ये रोटेट भी होता है और इंपल्स देने के कारण इसके सेंटर को एक इनिशियल वेलोसिटी मिलती है। तो होगा क्या, जैसे हम यहां से इंपल्सिव फोर्स लगाएंगे तुरंत बाद, इंपल्स देने के जस्ट बाद का अगर डायग्राम बनाए, तो ये जो आप इसकी डायमीटर देख रहे हैं, ये वाली डायमीटर, इसके अबाउट रोटेट भी होगा। तो अगर वो डायमीटर में बना के रखूं, इसके अबाउट रोटेट भी होगा फॉर विद सर्टेन ओमेगा, और सडनली एकदम से सेंटर ऑफ मास के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी V0 भी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर एंड मूव्स अलोंग पॉजिटिव Z डायरेक्शन। बाय द टाइम द कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब ये कॉइन ऊपर जाकर कहीं ना कहीं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी एक मोमेंट के लिए, फिर वापस नीचे आएगा। इस ड्यूरेशन में हमको पता करना है कि कितने कंप्लीट रोटेशन ये लगाएगा। सबसे पहले तो बच्चों दिमाग में ये आना चाहिए कि यार ये वेलोसिटी पता कर लें, क्योंकि जैसी वेलोसिटी पता चलेगी मैं इसके जाकर आने का टाइम, जैसे पत्थर को ऊपर उछालते हैं ना, 2V0/G लिखकर आराम से टाइम पता कर लूंगा। वेलोसिटी पता करने के लिए इंपल्स देने के दौरान शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर पॉजिटिव मानते हुए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं। इंपल्सिव फोर्स जो हमने लगाया उसका इंपल्स सीधे सीधे गिवन है √π/2 इंटू 10⁻⁻²। आप देखें ये इंपल्स ही लिखा हुआ है न्यूटन इंटू सेकेंड के अंदर। वैसे mg का इंपल्स भी है, लेकिन अगर वैल्यू चेक करके देखें तो शायद बहुत कम इंपल्स आ रहा होगा, क्योंकि मास भी बहुत कम है और टाइम ड्यूरेशन तो नेग्लिजिबल मान के चलते ही है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेट इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहां ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है, मास को आप 5/1000 रखेंगे तब जाकर आपके पास V0 की वैल्यू आएगी, है ना। मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। V0 आने के बाद मैं पता करूंगा कि ये जाकर वापस इस पोजीशन पर, इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत आराम से आप पता कर सकते हैं, इतने टाइम के बाद ये वापस उसी लोकेशन पर आ जाएगा। अब इतने टाइम में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, फिर जैसे हमने ऐसे झटके से यहां से मारा होगा, यहां से एक इंपल्सिव फोर्स लगाया होगा, उसका एक टॉर्क आएगा,
वो जो सडन टॉर्क आएगा उसके कारण सडनली एक ओमेगा इसको मिलेगा। तो अगला टारगेट क्या है बच्चों, ये ओमेगा पता करते हैं। अब मैं इस डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट शॉर्ट ड्यूरेशन dt के लिए नेट टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt लिखने वाला हूं। तो इस एक्सिस के अबाउट माना कि ये फोर्स F लगाया मैंने यहां से इतनी डिस्टेंस पर, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका टॉर्क कितना आएगा बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट, माना कि ये फोर्स F था, सपोज ये डिस्टेंस में स्मॉल r मान के चल रहा हूं जो कि गिवन इक्वेशन में वेरिएबल में सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ये टॉर्क आ गया इक्वल्स टू इसी एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा जस्ट बिफोर तो जीरो था। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बच्चों mr²/4 होता है ना, क्योंकि डिस्क का इस वाली एक्सिस के अबाउट जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है mr²/2 होता है। ये तो इसी प्लेन में, तो mr²/4 होगा इनटू ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था डिवाइड बाय टाइम। फिर क्या करेंगे, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f dt की वैल्यू इंपल्स बन जाएगा, है ना। इंपल्स को मैं j बोल रहा हूं, तो इक्वेशन बन जाएगी j टाइम्स स्मॉल r इक्वल्स टू mr²/2 इनटू ओमेगा। इस इक्वेशन में अगर आप देखें, इक्वेशन में सब कुछ गिवन है, ओमेगा नोन है, ओमेगा हमारे पास यहां से आ जाएगा। जैसी ओमेगा आएगा, अब जब ये कॉइन फर्दर हवा में ऐसे रोटेट भी हो रहा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा होगा, उस दौरान अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। इसका मतलब अल्फा 0 होगा उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। तो ओमेगा जो एक बार इसने मिल गया है इसको, जो इसको ओमेगा आ चुका है इसके पास, वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि अगर कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मान लो n थे, है ना, और एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन रोटेट होता है। ये मैंने लिखा है टोटल कितने एंगल से रोटेट हुआ। अगर मुझे ओमेगा की टर्म्स में लिखना होता तो मैं बोलता ओमेगा रेट से रोटेट हो रहा है, टोटल t सेकंड्स के लिए उसको रोटेट होना है। इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करें, आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट ये देखिए EMI पर बेस्ड एक क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप, एक कंडक्टिंग लूप आपके सामने जिसकी डायमेंशंस गिवन है, इसके ठीक नीचे एक इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। हम इस लूप को इसी प्लेन में, कलर चेक कर लें एक बार, हाँ, इसी प्लेन में किसी एंगल पर मूव करवाते हैं v स्पीड से, और वेलोसिटी वेक्टर भी लिखा हुआ है अगर आप देखें तो ये रहा, है ना, √3/2 x कैप हाफ y कैप। तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है ना, सीधे वही ड्रॉ कर लेते हैं। इधर की तरफ कंपोनेंट है √3/2 और इधर की तरफ है हाफ मीटर पर सेकेंड। The wire is carrying a steady current of this. A current of 10 microampere flows through the loop when it has a distance of 4 centimeter from the wire. जब ये लूप यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस मोमेंट पर इस लूप के अंदर हमको इंड्यूस करंट जो है वो गिवन है। तो हमसे पूछा है कि बताओ वैल्यू ऑफ v। एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक की क्या? इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम ए थिन वायर एंड लॉन्ग कंडक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन। सॉरी, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ एक यूनिट वेक्टर था, डायरेक्शन बता रखी थी। उसकी स्पीड जो होगी ना वो हो जाएगी v टाइम्स, और ये जो वेक्टर था √3/2 i कैप बोल देते हैं इसको, प्लस हाफ j कैप, है ना। वो सिर्फ डायरेक्शन गिवन थी, v हमने उसकी स्पीड मान ली। तो देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इस मोमेंट पर जब ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करेंगे। इसको इरेज कर लें पहले। उसके अलावा ऐसा देख सकते हैं कि इस वाले वायर वेलोसिटी के इस वाले कंपोनेंट को सोचें, इधर वाले कंपोनेंट को, के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बीवीएल फॉर्मूले से, उसकी पोलरिटी आप देखो v इधर, और इसके कारण पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो v इधर और b बाहर की तरफ, तो v क्रॉस भी नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं एक इमेजिनरी सेल से उसको रिप्लेस करूं तो इस तरह की पोलरिटी के साथ सेल लगेगा। सेम ऐसे इसमें भी अगर आप देखें उसी कंसेप्ट से, तो सेल ऐसा लगना है। ये अगर BVL, जहां L ये वाला होगा, है ना, और ऐसे ही BVL, वो डायरेक्ट B हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, वो B यहां से वहां तक अलग अलग है। तो पूरा जितना इसके अक्रॉस EMF आना है, वैल्यू कितनी आएगी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उतना ही यहां से यहां तक आएगा। लेकिन ये दोनों इस लूप के अंदर अपोजिट पोलरिटी के साथ लगे हुए हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचे कौन कौन से वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर। इस वायर के पास इस वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट था, स्पीड v थी, उसका कंपोनेंट निकालना है, तो कंपोनेंट को v डैश बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। या यहां से देखें अपन, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v/2 आएगा, सीधे लिख लेते हैं। ये v/2 कंपोनेंट था और ये v √3/2 था। अब मैं कह रहा था कि इस वाले वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके पीछे वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है ना। तो इसके अक्रॉस ईएमएफ जो आएगा, अगर मैं उसको E1 बोलूं, E1,
तो मैं बोल सकता हूं यहां से वहां तक इस वायर के कारण जो बी होगा वो यूनिफॉर्म होगा सब जगह, तो बी वेल फॉर्मूला इतने पोर्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूं मैं। तो यहां पर जो भी बी है उसको B1 बोल देता हूं। स्पीड के लिए V/2 लिख रहा हूं, लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर है तो 2/100 लिख लेते हैं। सही बात है। बी आप रिप्लेस कर सकते हैं इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2πr ये होता है। और करंट आपको गिवन है और यहां से वहां तक की जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं, ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया है 4 सेंटीमीटर पर जब था, तो 4 टोटल 4 8 सेंटीमीटर वाली वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब है E1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही E1 आएगा और उसके बाद ये जो पोर्शन है सेम उसी कंसेप्ट से ये भी V/2 से ऊपर जा रहा है, उसमें सेल की पोलरिटी और चेक कर लें। वेलोसिटी वेक्टर इधर, बी वेक्टर बाहर की तरफ, वी क्रॉस भी उधर आएगा, तो जो मैं सेल लगाऊंगा वो इस पोलरिटी के साथ आएगा, उधर करंट फ्लो कराने वाला। इसमें भी सेम ऐसी सेल अगर मैं लगाता हूं तो इस पोलरिटी के साथ आएगा, पर इसका ईएमएफ अलग होगा, है ना, क्योंकि यहां पर बी अलग है। सेम ऐसी E2 लिख देंगे, E2 आ जाएगा B2 V/2 और लेंथ की जगह वापस 2/100। B2 हो जाएगा इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं वो। ये दोनों जो सेल हैं इस लूप में अपोजिट पोलरिटी के साथ करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा इनका डिफरेंस। नेट ईएमएफ को इस लूप के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे जो कि 0.1 है, तो आपके पास करंट आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन था 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10⁻⁻⁶। बस अब तो आपका काम है, मेरा काम इतना ही था। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रिंग वेव पर बेस्ड, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, स्ट्रिंग की लंबाई दे रखी है आपको, है ना, स्ट्रिंग का मास गिवन है, उसमें टेंशन T है, ठीक है, और टेंशन ही पूछा है उन्होंने। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो 2 लगातार हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो गिवन है 750 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज। तो पूछा है कि टेंशन बताओ। कई बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि सर ये तो गिवन ही नहीं है कि स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स्ड है या एक तरफ से फिक्स्ड और एक तरफ से फ्री है, लेकिन अगर आपको पता है कि दोनों तरफ से फिक्स्ड होगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर जो नेक्स्ट वाली होगी 2V/2L 3V/2L, 2 लगातार कोई सी भी आप देख लो, उनका जो डिफरेंस आएगा ना डेल्टा F, कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं, तो वो कितना आ जाएगा V/2L। और अगर एक तरफ से फिक्स्ड एक तरफ से फ्री है तो आप लिख के देखो V/4L 3V/4L 5V/4L, इस तरह से कोई सी भी 2 लगातार का डिफरेंस आप यहां देखोगे तो यहां भी V/2L आएगा। इसलिए क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं करा कि रस्सी कौन से टाइप की है, तो कोई सा भी ले सकते हैं हम, तो एक ही बात है ना। तो 2 लगातार फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस V/2L है, जो कि यहां से अगर आप डिफरेंस देखो तो 250 हर्ट्ज के इक्वल है। हो गया सवाल कंप्लीट, क्योंकि यहां से V आप √T/μ इतना तो सब जानते होंगे, एडवांस की तैयारी कर रहे थे तो। टेंशन अननोन है हमारे लिए, म्यू को मैं लिख दूंगा अलग से यूनिफॉर्म स्ट्रिंग मानते हुए, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय टोटल लेंथ। सारी डेटा क्वेश्चन में गिवन है, एक ही अननोन है यहां पर रस्सी में टेंशन, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन ए कंटेनर हैविंग ए वेटलेस पिस्टन विद ए होल। डायग्राम बना के दिया हुआ है कि इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा एयर का गैप है, फिर एक पिस्टन लगा रखा है यहां पर, ये पिस्टन है, ये पिस्टन लगा रखा है यहां पर, है ना, उसके अंदर एक होल कर रखा है। आगे देखते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस, एक ट्यूब को उसके होल के अंदर से इंसर्ट करते हुए उस लिक्विड में डिप कर देते हैं वर्टिकली, एज शोन इन द फिगर। द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। अब क्या करा है, देखो डिप करने पर कुछ ना कुछ हाइट तक इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, फिर जब हम इस पिस्टन को ऐसे दबाएंगे तो यहां जो एयर है वो कंप्रेस होगी और लिखा है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब पीवी का प्रोडक्ट सेम रहेगा। फिर आगे देखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इतना था उस एयर का और फाइनली वॉल्यूम कम होकर 100 V0/101 कर दिया। कंसीडरिंग एयर एज एन आइडियल गैस, जो कि हम मान के चलते हुए बाय डिफॉल्ट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी अबाउट द लिक्विड लेवल इन सेंटीमीटर। उसको कंप्रेस करने के बाद इसके अंदर कैपिलरी के अंदर हमको लिक्विड की हाइट पता करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, यहां जो एयर है ना, माना कि उसका प्रेशर पहले P0 था जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर थी वहां पर एयर, बाद में नया प्रेशर P' मान लेते हैं और P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 की इक्वेशन लिखते हैं। इनिशियल प्रेशर P0, इनिशियल वॉल्यूम V0 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, मुझे पता नहीं एयर का, माना कि P' है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो हो चुका है V0 टाइम्स 100/101।
सही लिखा है। यहां से मेरे पास पी डैश की वैल्यू वी नॉट से वी नॉट उड़ा देते हैं, नया प्रेशर आ जाएगा 101/100 टाइम्स पी नॉट। तो प्रेशर इंक्रीज होना भी चाहिए था और इंक्रीज हो चुका है प्रेशर। अब इसके अंदर मुझे नई हाइट जो है, माना कि वो हाइट एच डैश है। अब आप देखिए इसमें ऊपर की तरफ से आते हैं, ओपन ट्यूब है, यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम पी नॉट मान के चल रहे थे। फिर जो कैपिलरी का वहां पर के अंदर लिक्विड की जो सरफेस है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को 0 मानना पड़ेगा। अगर गिवन नहीं है तो एक बार चेक कर लेते हैं। सरफेस टेंशन कांस्टेंट, कांटेक्ट एंगल लिखा हुआ है 0 है। तो अगर जस्ट बाहर प्रेशर पी नॉट है तो जब आप उस सरफेस को जंप करके जस्ट अंदर आएंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेशर पी नॉट था, जस्ट बाहर जंप करके अंदर आएंगे तो शेप से नजर आ रहा है कि बाहर ज्यादा प्रेशर, तो -2t अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि ट्यूब की रेडियस के बराबर हो जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, नहीं तो वहां पर हमको ROC लिखनी पड़ती सरफेस की। फिर यहां पहुंच चुका हूं मैं जस्ट अंदर, H नीचे आएंगे तो प्लस ρGH, ये लिखा है मैंने यहां का प्रेशर इस जगह का। और यहां का प्रेशर अगर मुझे डायग्राम देखते हुए लिखना होता तो मैं ऐसे बोलता एयर का नया प्रेशर जो कि P डैश है प्लस, एक सेकंड, ये वाली हाइट बतानी है तो यहीं तक आ जाते हैं, जरूरत नहीं वहां तक जाने की। यहां तक मैं आ चुका था तो ये H जो था ये यही वाली हाइट था, ये वाली। यहां का प्रेशर उतना ही जितना बाहर का प्रेशर था, तो सिर्फ P डैश से काम चल जाएगा। इक्वेशन कंप्लीट, क्योंकि आपको सिर्फ P डैश की वैल्यू उठाकर वहां पुट करनी है, उसमें सिर्फ एक ही अननोन होगा जो आपसे इन्होंने पूछा है, नई वाली हाइट आपको बतानी है ना। तो जो नई वाली हाइट या H डैश बोल दो आप, H डैश बोल रहे हैं ना, ये पुरानी हाइट थी, नई हाइट को H डैश मान के चल रहा हूं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV जो है वो कांस्टेंट होता है, और कैपिलरी के क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए कि अगर यहां इतना प्रेशर है तो जंप करके आएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर H नीचे आएंगे तो प्रेशर ρGH बढ़ जाता है, इस तरह का आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस, मुझे लगता है ये शायद इस पूरी सदी का जेईई एडवांस का सबसे सिंपल सवाल हो सकता है, और इससे सिंपल सवाल कोई नहीं बना सकता दुनिया में। ये बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी डिफाइन कर रखा है, जो कि हम जानते भी हैं। जो N है वो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम T। अब ये दो सोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, जिनकी एक्टिविटी T बराबर 0 पर सेम है। तो माना कि T बराबर 0 पर इसकी एक्टिविटी भी A0 है, इसकी भी A0 है। एट ए लेटर टाइम द एक्टिविटीज ऑफ सैंपल S1 एंड S2 आर A1 A2। किसी जनरल टाइम T पर एक्टिविटीज को नाम दिया गया है A1 A2, है ना। When S1 and S2 have just completed their third and seventh half lives, ये बोल रहे हैं कि इसको यहां से यहां तक, है ना, 3 हाफ लाइफ हो चुकी है, 3 हाफ लाइफ, जबकि इसकी यहां से यहां तक 7 हाफ लाइफ हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ A1/A2 इन एक्टिविटीज का रेशियो बताना है। जिस बच्चे को इतना सा पता है कि किसी भी जनरल टाइम पर एक्टिविटी हम ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल एक्टिविटी अपॉन 2 की पावर n। ये आप सबने फॉर्मूला देखा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। जैसे एक हाफ लाइफ के बाद आप चेक करेंगे तो एक्टिविटी आधी हो जाएगी, 2 के बाद 1/4 हो जाएगी, इतना सा करना था। तो ये जो A1 है यहीं पर लिख लेते हैं, ये है A0 अपॉन 2 की पावर 3, A2 है A0 अपॉन 2 की पावर 7। क्वेश्चन पूछा है A1/A2, आप डिवाइड कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज टू डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेसेस। कोई आइडियल गैस है जिस पर 2 अलग अलग प्रोसेस का ग्राफ इन्होंने बना के दिया है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इन साइकिल 1 प्रोसेस A, B, C एंड D आर आइसोबैरिक आइसोथर्मल। एक बार देख लेते हैं। इन साइकिल 1 इसकी बात कर रहे हैं, नोट करते चलते हैं, है ना। आइसोबैरिक दिख भी रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, फिर आइसोथर्मल है, देन आइसोबैरिक है, फिर आइसोकोरिक है। आगे देखते हैं सेकंड के अंदर A डैश B डैश C डैश D डैश आइसोथर्मल, ठीक है, यहां तक बात हो गई है। द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 इज W1 और साइकिल 2 के दौरान W2। तुमको रेशियो बताना है, बहुत स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन है ना। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में गैस ने जो वर्क करा वो कैलकुलेट करने के लिए या तो मैं इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने बैठूं, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है इसकी इक्वेशन कौन लिखने बैठेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। A से लेकर B तक वर्क डन बाय गैस, यहां कर लें सॉल्व। मैं W1 जिसको बोल रहे हैं ना, W1 वापस लिखूं, को ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले इस वाले प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, आइसोबैरिक में वर्क डन बाय गैस आप सब जानते हैं P डेल्टा V होता है। P है 4P0, डेल्टा V A से B का है V0, है ना, प्लस
आइसोथर्मल में वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला है nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो nRT को PV लिख दूं तो इस दौरान PV, P यहां से देख लो, V यहां से देख लो, तो 8 P0 V0, अबे चले ना, हाँ, ln और फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो ln 2 हो जाएगा, ये सही बात है। प्लस या सी वाले प्रोसेस को अगर देखो तो फिर से आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो P डेल्टा V है ना, तो P तो अपना है 2 P0, डेल्टा V में आप ध्यान रखना कि यहां से वहां के लिए फाइनल V0 है, इनिशियल 4 V0 है, तो -3 V0 हो जाएगा ना, प्लस थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है वैसे, है ना। इस वाले प्रोसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन बाय गैस 0 होगा। तो अपने पास W1 की जो वैल्यू आ गई आप यहां से देख सकते हैं, जितनी भी आ गई वो लिख लीजिएगा, है ना। फिर आगे देखें W2, इस वाले प्रोसेस में भी इसी तरह से वर्क कैलकुलेट करना है, यहां कर लें W2 इक्वल्स टू, ये प्रोसेस गिवन है, आइसोथर्मल है, तो अगेन nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो यहां से यहां तक nRT को मैं PV लिख रहा हूं, तो PV हो जाएगा 4 P0 V0 और ln V फाइनल बाय V इनिशियल यहां से यहां के लिए ln 2 बन जाएगा, है ना। प्लस ये वाला आइसोकोरिक है, वर्क डन बाय गैस 0, ये आइसोबैरिक है तो P डेल्टा V, P है 2 P0, डेल्टा V यहां से यहां की बात चली तो -V0, तो माइनस ये हटा दूं, -2 P0 V0, इसमें वर्क डन बाय गैस 0 है। अब ये पूछ रहे थे W1 बाय W2, तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 एंड साइकिल 2 दिस रेशियो W1 W2। तो अब क्या काम करें, रेशियो निकाल के देखें एक बार, तो कितना आ रहा है 4 P0 V0 यहां पर और माइनस का 6 P0 V0, तो माइनस का 2 P0 V0, -2 P0 V0 और यहां पर आ रहा है अपने पास प्लस 8 P0 V0 ln 2 डिवाइड बाय W2 आ रहा है -2 P0 V0 प्लस 4 P0 V0 ln 2। अब ये ln 2 का लफड़ा फंस रहा है इसके अंदर, P0 V0 तो चलो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ और इसमें मिस तो नहीं हुआ यहां पर, एक सेकंड इस जगह पर और चेक कर लें एक बार, ये था इस वाले प्रोसेस में, है ना, इस प्रोसेस में, अच्छा सॉरी ये P0 था, ओके बिल्कुल मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती से ये वाला देख लिया था, है ना, ये इस लेवल पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ P0 V0 आएगा, तो यहां पर -P0, अब तो ठीक है, अब तो हो जाएगा, इसका डबल लिखा हुआ पर आप देख सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो रेशियो 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंकू सर ने मेरी हेल्प कर दी कैलकुलेशन में, अच्छी बात है, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो बच्चों कुल मिला के बात यही थी इसमें कि आपको यहां भी, है ना, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रोसेस होते हैं उनमें वर्क लिखना आना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When only S2, ये क्या हुआ, कुछ इसमें मिसिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना सर एक बार, मैं आपको इसका डायग्राम बना के देता हूं, पेपर दे। तो एक बार फिर से पिछले क्वेश्चन की तरफ जाएं सर, ये क्या प्रिंट नहीं हो पाया किसी कारणवश, पर अपन डिस्कस तो करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन आया था बच्चों, जिसमें एक डायग्राम पूरा गिवन है, एक सर्कल ड्रॉ करके दिया हुआ है, जिसमें एक सोर्स S1 है ना यहां पर रखा हुआ है, दूसरा सोर्स डायग्राम में दिखा रखा है किसी जनरल लोकेशन पर, और बताया है कि वो सर्कल के अलोंग ऐसे मूव कर सकता है। इस पॉइंट का नाम है P, यहां पर है पॉइंट R, ये पॉइंट है Q, सेंटर को वो O बोल रहे हैं, और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। S1 S2 दो आइडेंटिकल सोर्स हैं और दोनों जो फ्रीक्वेंसी इमिट करते हैं वो क्वेश्चन में गिवन है 656 हर्ट्ज। सोर्स S1 जो है वो पॉइंट O पर लोकेटेड है जैसा दिखा रखा है, S2 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और इसकी स्पीड भी दे रखी है कांस्टेंट स्पीड से 4√2 मीटर पर सेकंड से। 3 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, PQ R डायमेट्रिकली अपोजिट है P और R जैसा दिखा रखा है, Q जो है वो बराबर डिस्टेंस पर है दोनों से। साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, ये बता रखा है कि यहां पर एक साउंड का डिटेक्टर रखा हुआ है, ठीक है भाई आगे देखें। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हेन ओनली S2 इज इमिटिंग साउंड, जब सिर्फ S2 ही साउंड इमिट करता है और वो Q वाली लोकेशन पर है, तो बताना है डिटेक्टर को कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी। डॉपलर्स इफेक्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन, जब ये सोर्स यहां पर होगा
इसका वेलोसिटी वेक्टर आप ड्रॉ कर लें, इसकी स्पीड आप लिख लें, सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब डॉपलर का फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं कि ऑब्जर्व की गई फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ डैश बोल रहा हूं, इमिटेड फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड, सोर्स की स्पीड, और ये जो होता है ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है ना। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है तो यहां तो 0 आ जाएगा, हटा दो इसको। सोर्स की वेलोसिटी देखनी है जो भी इसकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी, तो 4√2 का ये वाला कंपोनेंट। अब यहां पर सारे एंगल 45 बनेंगे क्योंकि ये रेडियस के बराबर है, तो 4√2 का इधर कंपोनेंट 4 आएगा। और ये सोर्स दूर जा रहा है इससे, है ना, दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है, इसको कम करना है तो यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर ले। साउंड की स्पीड क्वेश्चन में गिवन होगी 324 अपॉन, ये हो जाएगा 324 प्लस ये कंपोनेंट जो आया था तो 328 इनटू जो फ्रीक्वेंसी इमिट की जा रही है 656। मुझे लगता है ये 2 बार कैंसिल आउट होना चाहिए, है ना, और 324 इंटू 2 करने पर ये 648 आता होगा, आना ही चाहिए, है ना। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी कॉम्प्रिहेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वापस पीछे आ जाएंगे, एक बार देख लेते हैं। कंसीडर बोथ सोर्सेज इमिटिंग साउंड, इस बार दोनों सोर्स जो है वो साउंड इमिट कर रहे हैं। S2 तो R पर है, देख लेंगे कहां पर है। S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 द बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, पीछे ले जाएं एक बार, पूरा इरेज करना पड़ेगा क्या, चलो कर देते हैं एक बार, जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। ये वो सर्कल था, ये बोल रहे हैं कि S2 R वाली लोकेशन पर इधर जा रहा था 4√2 की कांस्टेंट रफ्तार से, और S1 जो है वो डिटेक्टर पॉइंट P की तरफ, डिटेक्टर यहां बैठा हुआ है, पॉइंट P की तरफ आता है 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसके पास जो साउंड पहुंच रहा होगा वो S2 से आने वाला साउंड भी होगा, S1 वाला साउंड भी होगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे इसने जो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की होगी उनका डिफरेंस निकालना है। इसके करस्पॉन्डिंग जो साउंड वहां से इसके पास आया है ना, आप देख सकते हैं कनेक्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड फेंक रहा होगा, कितना था वो 656, वो इसको सुनाई दे रहा होगा। तो इसके पास आने वाली एक फ्रीक्वेंसी है 656 हर्ट्ज, और ये अप्रोच कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी डॉपलर के फॉर्मूले से, वो पता कर लेते हैं। 656 तो इमिट की गई फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड शायद 324 थी, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो यहां 0 आएगा, यहाँ 324, सोर्स पास आ रहा है तो ज्यादा आना चाहिए ये, तो यहाँ कम आएगा, और ये 4 इसी लाइन के अलोंग था तो ये 320 हो जाएगा, 320, है ना। और ये वैल्यू 656 से ज्यादा आएगी, तो इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 656 तो कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा अपने पास 324/320 - 1, 320 एलसीएम आएगा, जिसको बाहर लेकर आ जाऊंगा, और यहां पर 4 बचेगा, है ना। 4 से ये 8 चौक 32, और ये 656/80 जितना भी होता है, इतना तो कर सकते हो यार आप लोग, है ना। ये आंसर हो जाएगा। देखें एक बार आंसर क्या है, 656/80, पीछे आना एक बार, कुछ गलती तो नहीं हुई। 656/80, आंसर 8 कैसे लिखा हुआ है, कुछ गलती हुई क्या कैलकुलेशन में? एक बार लैंग्वेज पढ़ू इससे देखकर। बोथ द सोर्स, जब वो R पर था, है ना, और बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय डिटेक्टर, ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर रखा है, अप्रोक्सीमेटली एक बार सॉल्व करके देखें इसको। तो 656/80 करना है ना, तो 2 से 40 बार कटेगा, 2 से 3 बार, और कितना हो जाएगा 56 का आधा 28, सही है ना, 56 का आधा 328/40, तो 20, और ये 164, फिर ये 10, और ये 82, तो 8.2 आया, है ना। तो इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्कशन जो है बच्चों कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपने ढंग से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा यहां से। और अभी भी ये बोलूंगा कि एडवांस के पेपर में भी अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप आराम से इजी क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करके और अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए